Good morning, children, all of you. Good morning, ma'am. So, yesterday we had completed the chapter number 9. All of you have written the question answer and all. सबका question answer ये सब हो गया है? Yes, ma'am. Yes. You don't have any problem in any of the questions? किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? Any problem? किसी को अगर कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए. Then we will start a new lesson. Question and then you can ask. क्या होगा? मैम E5. चलिए देख लेते हैं E5 क्या है. अरे वो मत लीजिएगा. नो डिस्कस किया. यहाँ पर शोर नहीं होना चाहिए आपको. E5. First you have to write the steps. To FTI. You write down first step, harvesting. Second, fetching. Third is winnowing. Fourth is drying. And fifth is storage. Harvesting, fetching, winnowing, drying and storage. Okay? Is it okay, all of you? Yes, ma'am. Okay. किसी को कोई दिक्कत है? I will send it on your WhatsApp and Snap also. Question answer मैं भेज दूंगी. Next, come to topic. That is chapter number 5. Chapter number start करेंगे. That is. Good morning, ma'am. Good morning, all of you. Good morning. यार अपने बैठ यार रूम बाहर We will start the 5th chapter. मैम फर्टिलाइजर डैमेज करता है क्या प्लांट को? लगाओ वरना प्लांट में दिक्कत होगी. देखो मैम फर्टिलाइजर प्लांट को छोड़ दी तुम्हारी. बंदा भी प्लांट को आपने जिस तोड़ने का रूल नहीं रखा था ना. देखो प्लांट को क्या करता है? बोलो क्वेश्चन क्लियरली बोलो. मैम फर्टिलाइजर मैम प्लांट को डैमेज करता है क्या? प्लांट डैमेज नहीं करेगा, लेकिन उससे जो उसका जो इम्पैक्ट होता है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पर, वो हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है. चपाती में एक इधर शॉट लगाओगे. रुको मैं लगाता हूं. वो तो प्लांट को क्यों डैमेज करता है, लेकिन ओवर यूज करोगे तो डैमेज करता है. ओवर यूज फर्टिलाइजर्स का नहीं होना चाहिए. दैट डैमेजेस द प्लांट. अब सुनो बाहर आ जाओ भाई. रूल्स बनेंगे सबको, सबकी जॉब मिलेगी. नाउ लेट अस कम टू दिस टॉपिक फ्रिक्शन. पहले बाहर आ जाओ, मैं तभी फ्रिक्शन टॉपिक पर हम आते हैं. पहले नाउ दिस इज रिलेटेड, कोरिलेटेड यू कैन से विद फोर्स. मैम कौन सा चैप्टर हो रहा है? सामने आ जाओ सारे. कौन सा चैप्टर हो रहा है? किसी को चाहिए डैमेज कोड? नहीं बस पहले रूल बनेंगे. सामने बैठ जाओ सारे. मैम राजवीर के बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है. ये भी यस दैट व्हाट आई एम चेकिंग. मार क्यों रहे हो भाई? देखो राजवीर सिंह क्या क्या चाहते हो. टोटल गेमिंग देख रहा है. राजवीर सिंह तुम वो कर पाओगे काम? ये देखो. अरे मैम कौन सा चैप्टर करवा रही हैं? चैप्टर फ्रिक्शन, 5th chapter. Now here this chapter is correlated with force. Force and pressure तो आप लोग पढ़ चुके हो, पढ़े हो ना 4th chapter में? Yes, ma'am. This chapter is correlated with that chapter. उस चैप्टर से ये चैप्टर कोरिलेटेड. कैसे कोरिलेटेड है? क्योंकि अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं, उसको पुश करते हैं या पुल करते हैं, तो वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट मोशन में आता है. इट कम्स टू मोशन. उसमें मूवमेंट होता है. मे बी कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा अप्लाइड फोर्स उसको मोशन में नहीं भी ला सकता है. वो उतना
फोर्सफुल नहीं होता है, उस लेवल का नहीं होता है जो उसको मूव कर सके. बट if we are applying it in an appropriate way, then it will come to motion. जैसे suppose you are throwing a ball, एक बॉल आप फेंकिए और वो क्या हुआ, रोल करने लगा या वो हवा में जंप किया. Then slowly if it is rolling on the ground, आप अब देखते होगे, this is a common experience. When it is rolling, एक फुटबॉल ले लो, फुटबॉल को आप हिट करो, you will see that it will roll down and a time will come, the speed will slowly slow down और वो बॉल अपने आप स्टॉप हो जाएगा. What is there which makes it stop? Whenever you are applying force, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है, at the same time there is this force of friction also working over. Friction उसी टाइम वहां काम करना शुरू कर देता है. क्लियर? ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको? तो अब तुम बोलोगे कि मैम हम फोर्स भी लगा रहे हैं, इस पॉइंट को. हाँ कर रहे हैं, किससे बोल रहे हैं? सुनो, ध्यान से सुनो सब लोग. अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को, सपोज एक फुटबॉल का ही एग्जांपल ले लो, अगर उसको हम किसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो मोशन में आ गया. स्लोली देखोगे कि हम जितना अप्लाई किए फोर्स वो धीरे धीरे स्लो डाउन कर गया. सो दिस इज द रीजन विच इज कॉज्ड बाय फ्रिक्शन. Whenever you are applying force, at the same time it is being opposed by the force of friction. Force we know, push or pull. Push और pull apply कर रहे हैं तो वो object motion में आ रहा है, लेकिन at the same time it is being opposed by the force which is working in another direction. एक बार आप लोग थोड़ा ब्लैक बोर्ड की तरफ देखना. So what is happening over there? Suppose आप जब, ये आपका कॉमन एक्सपीरियंस है, आप बाइसाइकिल चलाते हो, आपको कंटिन्यूअसली पैडल करना पड़ता है. जब आप पैडलिंग रोकते हो तो थोड़ी देर के लिए साइकिल मूव करेगा, लेकिन उसके बाद फिर आफ्टर few seconds you have to pedal, because when the wheel of that bicycle is moving, at the same time force of friction is also acting on that you can say wheel. So suppose if we talk about this object, एक कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं. ये ऑब्जेक्ट अगर फोर्स हमारा इस डायरेक्शन से लग रहा है तो मूवमेंट राइट हैंड साइड में होगा ना. तो अगर मूवमेंट राइट हैंड साइड में होगा तो दिस इज द ड्यू टू द फोर्स अप्लाइड, बट दिस इज केप्ट ऑन दिस सरफेस. ये ऑब्जेक्ट आपका इस सरफेस पर रखा हुआ है, इस सरफेस पे रखा हुआ है. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल एक्ट ऑन द टेंजेंशियल डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में काम करता है. तो व्हाट इज इट डूइंग? ये आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है. दिस इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन which is always working in the opposite direction in which you are applying force. जिस तरफ आप फोर्स लगा रहे हो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम कर रहा है. तो यू माइट बी थिंकिंग कि तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो हमारे मोशन को ऑब्जेक्ट कर रहा है, उसको स्टॉप कर रहा है. यस, इट इज स्टॉपिंग, बट इन दैट सेंस इफ यू थिंक, then it is also balancing the motion. मोशन को बैलेंस कर रहा है. अगर फ्रिक्शन नहीं होगा, if there will be no friction, what will happen? तुमको ये कॉमन एक्सपीरियंस से you just answer this question. अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या होगा? What will happen? Anybody? The object will keep on moving. हाँ? The object will keep on moving. Keep on moving or it will fall down? It will Will it be balanced? No, जैसे one सपोज will कर लो, one thing, you are walking, आप वॉक कर रहे हो
और जहां आप वॉक कर रहे हो वहां फ्लोर पर कभी पानी गिरा हुआ या ऑयल गिरा हुआ, तो वहां पर क्या होगा? Slide. What will happen? You will fall स्लिप down. कर जाएंगे। Yes. Slip करोगे. Yes, you will slip down. You will fall down. You will not maintain your balance. Why? Because a layer has arrived between your feet. जैसे सपोज कर लो आपका पैर है यहाँ, ये पैर पर आप चल रहे हो और यहाँ पर आपका स्लीपर्स आप पहने, उसमें ग्रूव्स रहता है, ये आपको यहाँ है और इस फ्लोर के इस पोर्शन में पानी गिरा हुआ है या ऑयल गिरा हुआ है। आपका क्या हुआ? ये जो स्लीपर है और इस सरफेस के कांटेक्ट में एक थर्ड लेयर आ गया। वो थर्ड लेयर जो है वो स्मूथ है, दैट इज नॉट ग्रूव्ड और दैट इज नॉट हैविंग एनी रफनेस इन इट, इट इज स्मूथ, वो एकदम चिकना है। और वो चिकना क्या करेगा? आपके पैर को बैलेंस में नहीं रखेगा और आप क्या कर जाओगे? फॉल डाउन करोगे, यू विल बी फॉलिंग, बिकॉज दिस रफनेस इज रिक्वायर्ड फॉर अस टू बी इन मोशन, and this is done by the frictional force or force of friction, which is a required necessity। और उसमें आपका जो अप्लाइड फोर्स है वो वेस्ट भी होता है, बट दैट इज नेसेसरी। वो अप्लाइड फोर्स जो आप फोर्स लगा रहे हो वो उसमें वेस्ट भी होगा, क्योंकि जो फोर्स आप इस ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए लगा रहे हो वो क्या हो रहा है? इस टेंजेंशियल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के द्वारा दूसरे साइड खींचा जा रहा है। तो वो क्या कर रहा है? उस ऑब्जेक्ट में जितना हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जितना उसको मूव करना चाहिए, वो उतना नहीं मूव कर रहा है। वो उसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑपोजिंग इट, रिस्ट्रिक्टिंग इट फ्रॉम मूविंग। सो वी विल से दैट दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नेसेसरी for balancing or movement of any object। आप अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हो। लाइक इफ आई एम टेकिंग दिस पेन, जैसे हम लोग ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं तो चौक से लिखते हैं। अगर चौक के बीच में कभी कभी आप देखते होगे एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ साउंड आने लगता है जब हम लोग चौक से लिखते हैं। क्यों? बिकॉज द रफनेस इज बीइंग नॉट मेंटेन्ड ओवर देयर, वहां रफनेस नहीं है, वो रफनेस खत्म हो गया, तो हम लोग लिख नहीं सकते हैं। In the same way, if we are writing with pen, थोड़ा रफनेस इसमें भी रहना चाहिए, then only we can curve it and we can write the alphabets. So these are examples in our day-to-day life through which we are in motion and we are performing our motion in a proper way. जैसे suppose कर लो, whatever things are in motion, जैसे व्हील्स हुआ, लाइक आवर स्लीपर्स, शूज, सब में ग्रूव्स क्यों बना रहता है? व्हाई देयर आर ग्रूव्स इन इट? कभी कोई टायर देखे हो कि जो एकदम स्मूथ हो? इट इज ऑल पॉलिश्ड एंड स्मूथ, वैसा भी तो बनाया जाता है, तो फिसलेगा, एक्सीडेंट होगा, व्हीकल प्रॉपरली मूव ही नहीं कर पाएगा। तो दैट इज व्हाई ऑल द टायर्स, ऑल द ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर इन मोशन, दे आर हैविंग सम ग्रूव्स। अब जैसे सपोज कर लो, जब भी हम अपना ये बनाते हैं, फ्लोर बनाते हैं घर में, तो फ्लोर इज नॉट पॉलिश टू दैट लेवल, या जिसका बहुत चिकना फ्लोर होता है जिसके घर में, जैसे टाइल्स या मार्बल पिट, मार्बल इज मच रफर देन द टाइल्स, लेकिन टाइल्स पे चलने में बहुत ही प्रॉब्लम होता है। कभी भी थोड़ा भी पानी गिरेगा तो आप देखोगे, Ranveer Singh, I am not admitting you because you were not in the, you were talking. Ranveer, are you there? Ranveer join किया? Those who will not मैम राजवीर का वॉइस कनेक्ट नहीं हुआ है। Ranveer, if you are, I'm not telling to only this boy, anybody who will not maintain discipline, they will be out of the class.
So you have to maintain discipline in the class. We are gathering here for utilizing our time, not wasting. So don't talk. If I mute you all, then it is problematic for you only that you are unable to ask the question at that time. So आप लोग unmuted रख के और discipline maintain कीजिए class में. Okay? Now we were talking about this, that every object which is there in this world which is in motion, it is not up to that smoothness, because we have to maintain that force of friction is working over there for proper motion of that object. Clear? Then, to see this, we are having one activity in our book. एक एक्टिविटी है हमारे बुक में, इसमें आपको 4 मैच बॉक्सेस लिया गया है, and it is covered with sand paper, plastic sheet, aluminium foil, handmade paper. अलग अलग तरह का टेक्सचर लिया गया और उसको अलग अलग मैच बॉक्स को इससे रैप किया गया, and they are kept in different types, different material of trays. डिफरेंट ट्रे, एक वुडन ट्रे है, एक प्लास्टिक ट्रे है और दूसरा तीसरा है आपका मेटल ट्रे होगा. वुडन ट्रे with plastic tray and metallic. Ma'am, what is tangential force? What is tangential means which is working in the opposite direction. जिस सरफेस पर वो ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है, फोर्स एक्ट कर रहा है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो काम कर रहा है, दैट इज टेंजेंशियल. क्लियर? यहाँ देखो, कभी भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपको फोर्स के डायरेक्शन में काम नहीं करे. इट विल ऑलवेज वर्क ऑन द ऑपोजिट साइड. व्हाई? बिकॉज इट हैज टू रिस्ट्रिक्ट, इट हैज टू स्टॉप दैट मोशन. जो आप बहुत ज्यादा, जैसे सपोज कर लो, कभी क्या होता है, आप बहुत फास्ट रन कर रहे हो और रन करते करते आपको ऐसा फील होता है कि अब आप गिरने वाले, तो उस समय जो स्टॉपिंग होगा वो दैट विल बी ड्यू टू द फोर्स ऑफ, ऑल्दो फ्रिक्शन विल ऑलवेज बी देयर. आइदर यू आर वॉकिंग, आइदर यू आर रनिंग, आइदर यू आर वॉकिंग स्लोली ऑल द टाइम, बट इट विल ऑलवेज बी इन ऑपोजिट. आप अगर आगे चल रहे हो तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे काम करेगा, बिकॉज इट हैज टू ऑब्जेक्ट योर मोशन, इट हैज टू restrict your motion, it has to stop your motion, or it has to maintain a balance. Clear? बात समझ में आई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Response करो बेटा. We were talking about the active. हाँ बोलो. Tell. We were talking about this activity which is given in our book. हमारे बुक में जो एक्टिविटी दिया है उसकी बात कर रहे थे कि अलग अलग तरह का मटेरियल लेना है. सैंड पेपर, हैंडमेड पेपर, प्लास्टिक पेपर, और उसको अलग अलग ट्रेज में 4 तरह का आपका पेपर्स दिया हुआ है. सैंड पेपर, प्लास्टिक शीट, एल्युमिनियम फॉइल एंड हैंडमेड पेपर. और उस चारों मैच बॉक्स को आपको एक बार प्लास्टिक ट्रे में, एक बार एल्युमिनियम मींस मेटालिक ट्रे में, और एक बार वुडन ट्रे में, आपको उसको चारों को रखना है. और तब आपको स्पीड नोट करना है कि कौन सा किस ट्रे में पहले फॉल करेगा. या किसमें कौन रिस्ट्रिक्ट, आपको पता चल जाएगा. जैसे कि हैंडमेड पेपर और प्लास्टिक पेपर, प्लास्टिक शीट और सैंड पेपर और एल्युमिनियम फॉइल, इसमें से सबसे रफ कौन सा होगा? Sand paper. हाँ, उसके बाद कौन सा होगा? हैंडमेड पेपर. हैंडमेड पेपर इज दैट क्रश्ड पेपर जो आप लोग डेकोरेटिंग के लिए लगाते हो. क्रश्ड पेपर को हैंडमेड पेपर कहते हैं. क्रस्ट टेक्सचर वाला जो आता है मार्केट में, कलरफुल शीट्स. देन प्लास्टिक शीट एंड एल्युमिनियम फॉइल. ये प्लास्टिक शीट उसके बाद होगा और एल्युमिनियम फॉइल होगा. तो ये क्या होगा, सब एक दूसरे से अलग टेक्सचर का है और अलग अलग ट्रे में रख के उसको आप स्लैंटिंग वे में रखोगे,
थोड़ा अब इस तरह से, so that it will be allowed to fall. The match boxes will be allowed to fall and you will note down the speed. इसका स्पीड नोट करोगे कि अलग अलग मटेरियल्स में, तो जिसका रफनेस ज्यादा होगा वो क्या होगा, स्लो चलेगा, स्लोली फॉल करेगा। या जिसमें जैसे प्लास्टिक में, मेटल ये में, ट्रे में आपका फॉलिंग क्या होगा, फास्टर होगा एज कंपेयर टू वुडन। व्हाई? बिकॉज वुडन सरफेस आर रफर एज कंपेयर टू प्लास्टिक एंड एल्यूमिनियम। सो दिस इज गिवन इन दिस एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में यही आपको बताया गया। Then comes this cause of friction। ये थोड़ा रब कर देते हैं। अब आप इसको देख लो, एक इसमें एक चीज समझने वाली है। मैम टेंजेंशियल डायरेक्शन क्या होता है? अभी पता है बेटा ना, अभी जो बोले उसको रिपीट करो। टेंजेंशियल का मीन्स ऑपोजिट, ऑपोजिट इन द टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है, ये मोशन का डायरेक्शन है, मीन्स फोर्स आप इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हो और इसके ऑपोजिट में जो एप्लीकेशन होगा उसको टेंजेंशियल बोलेंगे। क्लियर? ऑपोजिट टू दैट सरफेस इन व्हिच द फोर्स इज अप्लाइड। जहां पर जिस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फोर्स जा रहा है फ्रॉम ऑन योर राइट साइड, बट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन working on the left side, so that is the tangential direction in term of friction। friction के term में इसको tangential बोलते हैं। then comes your cause of friction। now children, अभी तक जो हम बताए उससे आपको क्या कंक्लूड कर रहे हो कि कॉज क्या हो सकता है? कॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या हो सकता है? कंक्लूजन कुछ आया आपके दिमाग में? क्या? रफनेस ऑफ द सरफेस। यस, वेरी गुड, रफनेस ऑफ द सरफेस। तो इज द रफनेस सेम इन ऑल द ऑब्जेक्ट? सभी ऑब्जेक्ट में रफनेस सेम होगा? नो मैम। नो मैम। नो मैम। अगर आप बहुत ही स्मूथ सरफेस को भी लो, जैसे सपोज कर लो आपके घर में कोई पॉलिश्ड सरफेस है, वुडन सरफेस है, या आपका फ्लोर है, लेकिन आप उस सरफेस को भी अगर वॉच करोगे माइन्यूटली थ्रू द माइक्रोस्कोप, आप जिसको समझ रहे हो कि ये बहुत ही स्मूथ सरफेस है और इसमें कोई रफनेस नहीं होगा, लेकिन दैट स्मूथ, सपोज आई टेक दिस ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, is there any roughness on this board? रफनेस है या नहीं है इस बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पर? अभी तो देखने से बहुत स्मूथ लग रहा है, we can touch it also। Yes ma'am। Yes ma'am। लेकिन बोर्ड में भी रफनेस है। अगर रफनेस नहीं होगा then we cannot use our this pen and we cannot write on this। So for that we have to minutely watch that surface, and when we watch it we will see that there are ups and downs। इस तरह से ups and downs है, और जो जितना रफ होगा उसका ये ups and downs उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। So when there is this roughness being locked with the other surface on which it is working, जैसे सपोज कर लो अगर ये रफनेस मेरा जो ब्लैक बोर्ड पर है ऐसा हो जाए कि वो लॉक्ड हो जाए उसमें, और ये हमारा पेन जब अगर लॉकिंग हो जाएगा तो क्या हम उसको फ्रिक्वेंटली उसको हटा सकते हैं? नहीं हटा सकते हैं। तो इसको हटाने के लिए अगर मान लो हम कहीं वॉक कर रहे हैं, इफ आई एम वॉकिंग, देन दिस सरफेस एंड सपोज वी आर वॉकिंग और दिस इज अ रफ सरफेस, एक सरफेस है जिस पर हम लोग चल रहे हैं, तो इसमें एक लॉकिंग होता है फॉर द टाइम पीरियड। कैसे लॉकिंग होगा? दिस सरफेस ऑन विच वी आर वॉकिंग एंड आवर फीट या हमारा स्लीपर जो इस पर फॉल कर रहा है,
इसके स्लीपर्स में जो ग्रूव होगा वो इस सरफेस के ग्रूव के साथ इस तरह का लॉकिंग बनेगा। सो व्हाट इज दिस लॉकिंग लाइक? ये लॉकिंग इस तरह का है। कभी आप लोग सॉ देखे हो, आरी जिससे वुड काटा जाता है? Yes, ma'am. यस मैम। छोटा ग्रूव होता है, बहुत ही छोटा ग्रूव होता है। लेकिन 2 सॉ को अगर एक साथ मिलाओगे तो वो क्या होता है, एक दूसरे में लॉक हो जाता है, एक दूसरे के अंदर चला जाएगा। तो दैट जितना ज्यादा लॉकिंग होगा, फोर्स आपको उतना अप्लाई करना पड़ेगा उस ऑब्जेक्ट को अनलॉक करने, उस पर मूव करने के लिए। तो जितना ज्यादा लॉकिंग होगा ऑन दैट सरफेस, वी विल हैव टू अप्लाई मोर फोर्स एंड दैट फोर्स विल बी वेस्टेड। अगेन somebody is discussing it. मैम रफ सरफेस पे ज्यादा मैम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है। यस, जितना रफ होगा उतना लॉकिंग होगा और उतना ज्यादा उसमें आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा उस सरफेस पर वॉक करने के लिए। सो टू ओवरकम, उसको ओवरकम करना है ना। ओवरकम का मतलब क्या हुआ? उसको जब आप कहीं चल रहे हो, किसी चीज में मोशन हो रहा है, तो आप ज्यादा फोर्स लगाओगे तभी ना वो लॉकिंग हटेगा। So that to remove that locking, we will have to apply more force, and in that sense, some portion of that force is wasted also. वहां पर force waste भी होता है, clear? Because we have to apply more force to unlock it, and this is a very good example is seen in case of saw. आरी के केस में वो देख सकते हो कि 2 ठो आप ले लो और दोनों के ग्रूव्स बहुत पतले पतले ग्रूव्स होते हैं, इस टाइप का ग्रूव्स होता है, और दोनों को जब एक साथ ये करोगे तो जितना ज्यादा लॉकिंग हो जाएगा तो उसको मूव करना उतना मुश्किल होता है। जैसे सपोज कर लो बहुत बड़ा हेवी बॉक्स है, एक हेवी बॉक्स, आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो बट इट इज नॉट मूविंग। व्हाई? आप तो अपना फोर्स अप्लाई ही कर रहे हो, आप अपने फ्रेंड को भी बोल रहे हो अप्लाई करने के लिए, लेकिन वो मूव नहीं कर रहा। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इट इज बीइंग लॉक्ड विद द सरफेस ऑन विच इट इज केप्ट विथ द वेट अप्लाइड इन इट। उसके अंदर जो वेट है वो भी उसको उस लॉकिंग में मदद कर रहा है। तो जितना ज्यादा वेट होगा उतना ज्यादा उसका लॉकिंग मजबूत होगा। तो उसको ओवरकम करने के लिए हम लोग को और ज्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स लगाना पड़ेगा। यहाँ तक बात सबको क्लियर हुई या नहीं हुई? That यस more मैम। will be the locking. यस मैम। फर्म लॉकिंग होगा। जैसे आपके घर में कोई अलमीरा रहता है जिसको आपको शिफ्ट करना है, तो आप क्या करते हो? पहले आप ट्राई करते हो, तो आपके फोर्स से वो नहीं मूव कर रहा है, वो हिल भी नहीं रहा है। आपकी मदर उस पर अप्लाई कर रही है फोर्स, फिर आपके फादर अप्लाई कर रहे हैं। जब आपके फादर का फोर्स अप्लाई हुआ तब उसमें मोशन आया, उसमें मूवमेंट आया। तो दैट मीन्स व्हाट? इट वाज लॉक्ड इन सच अ वे बिकॉज ऑफ द वेट इनसाइड इट। और उसी तरह से अलमीरा को अगर खाली कर दूं तो आप खुद भी उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जा सकते। लेकिन अगर वो फुल ऑफ क्लोथ्स एंड अदर सब थिंग्स होगा तो वो उसको मूव करना थोड़ा डिफिकल्ट। क्लियर? यही आपका डे टू डे एग्जाम्पल। क्लियर? देन लेट अस सी, एक बार थोड़ा रीड कर लेते हैं। मैम एक्टिविटी 1 में हाँ। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस पे ज्यादा होगा? किस पे ज्यादा होगा ये तुम बताओ अपने एक्सपीरियंस से। वुडन में ज्यादा होगा, वुडन ट्रे में ज्यादा होगा। मैम वुडन ट्रे। हाँ, और उसमें भी जो वुडन ट्रे के अंदर सैंड पेपर से कवर्ड ये होगा, मैच बॉक्स होगा, वो सबसे स्लो होगा उसका मोशन। व्हाई? बिकॉज एक तो वुडन ट्रे है, वो रफ है, और उसके ऊपर सैंड पेपर है, तो दोनों का रफनेस क्या है? ज्यादा है, तो वो मोशन कम होगा, उसमें मूवमेंट कम होगा, वो स्लो मूव करेगा। ये एज कंपेयर टू प्लास्टिक ट्रे और मेटालिक ट्रे। ओके, लेट अस नाउ रीड इट। एक बार हम लोग को रीड करना चाहिए
ताकि बुक में और क्या पॉइंट्स दिया हुआ है वो हम लोग अंडरस्टैंड कर सकें। Who is interested? एक बच्चा कोई भी इंटरेस्टेड? Please read it. Yes, ma'am. Ma'am. It is a matter, chapter 5, fiction. It is a matter of common experience that when we roll a ball along the ground, the ball does not continue to keep on moving for long. It slows down and finally comes to rest. Your Now voice is consider not this clear. situation. Aditya, आपका voice clear Yes, ma'am. नहीं है. सुप्रिया, Yes, ma'am. read करो. Chapter 5, Friction. It is a matter of common experience that when we roll a ball along the ground, the ball does not continue to keep on moving for long. It slows down and finally comes to rest. Now consider this situation. We are riding a bicycle and after attaining a good speed, we stop pedaling. The bicycle would be seen to gradually slow down and would stop after covering a certain distance. To make it move with a constant speed, even along a straight level road, we have to keep on pedaling it. In the last chapter, we learned that we need an external force to change the speed or direction of motion of an object that may be initially at rest or in motion. Why do objects like the roll out of ball or the moving bicycle slow down and finally come to rest after the force acting on them has been removed? Why does not the object keep on moving with a constant speed along its straight path after the removal of the applied force? In terms of idea, wait a minute, Supriya, wait. आपको इस question, whatever question is asked in this book, that why does not the object keep on moving with a constant speed along its straight path after the removal of the applied force? The answer to this question you are getting? ये आंसर आपको अभी आप पता हो गया? क्यों ऐसा नहीं होता है कि ऑब्जेक्ट पर एक बार फोर्स अप्लाई कर दो तो वो मोशन में रहता है, लगातार मोशन में रहता है बिना किसी दूसरी बार फोर्स अप्लाई किए? जैसे कि आप साइकिल का पैडल एक बार लगाते हो तो थोड़े दूर तक मूव करता है और उसके बाद वो स्टॉप हो जाता है. तो ऐसा क्यों नहीं होता कि एक बार पैडलिंग करो और वो लगातार चलते रहे? friction. Due to friction. ड्यू टू फ्रिक्शन. ये अब हम लोग को पता है ना कि ये फ्रिक्शन के कारण ऐसा होता है कि हमें बार बार पैडलिंग करना होता है या बार बार हमको उसमें फोर्स अप्लाई करना. नाउ मूव, आगे पढ़िए सुप्रिया. In terms of our ideas about the effects of force, we can now realize that there must be a force between the rolling ball or the moving bicycle and the ground. We call this force as the force of friction. This force opposes any relative motion between two objects that are in contact with each other. It is due to the friction between the ground and the surface of wheel of bicycle that the rolling ball moving bicycle stops when the externally applied force has been removed. It is clear above that the force of friction is a contact force. Okay, so friction. Force of friction cannot be without being in contact. जब भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा तो किसी कांटेक्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा तभी आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वर्क करे. देन आगे पढ़िए. Friction. We can now say that whenever an object moves or tends to move over the surface of another object, there is a force acting between the two surfaces in contact. We